हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करें एक न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 10 इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड द चैप्टर नेम इज सर्कल्स। जैसे सर्कल चैप्टर का नेम आता है तो 10th के स्टूडेंट्स में कुछ इमेज ऐसी बनती है जैसा कि वो 9th क्लास में सीख के आते हैं, क्योंकि 9th क्लास में सर्कल चैप्टर की इमेज बड़ी खराब होती है। उसका रीजन क्या है? खराब होने का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई प्रॉपर्टीज ऐसी है। चैप्टर की इमेज खराब होने का मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा है 9th क्लास के अंदर, और इतने नंबर ऑफ एक्सरसाइज, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो ऐसा करके 9th क्लास में जब स्टूडेंट सर्कल चैप्टर को स्टडी करता है तो उसके माइंड में सर्कल चैप्टर की इमेज थोड़ी सी खराब बन जाती है। लेकिन इस इमेज को थोड़ा सा इस बार सही करेंगे क्लास 10 के अंदर, क्योंकि क्लास 10th में जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे इजीएस्ट चैप्टर के अंदर सर्किल का नंबर आता है एज लाइक प्रोबेबिलिटी और फिर भी इसके कंपेयर में थोड़े से टेक्निकली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे एरर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे एकदम शॉर्ट एरर होते वो पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। सो सर्कल चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन द क्लास 10 सिलेबस, मेक श्योर इट। तो अच्छे से वो इमेज मत बनाइएगा इस चैप्टर की जो क्लास 9 में थी। क्लास 10 में अच्छे से बेसिक्स को पहले क्लियर करते हैं, समझते हैं कि सर्कल चैप्टर्स के ज्योमेट्रिकल क्या क्या पॉइंट्स इसमें यूज होते हैं, फिर उन पॉइंट्स को लेके प्रॉपर्टी जिनको आप बोलते हैं थ्योरम्स, वो क्या है इस चैप्टर के अंदर। 9th क्लास के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स तो बीच बीच में काम आते रहेंगे, तो उन पॉइंट्स को जैसे जैसे क्वेश्चन में काम आएंगे उनको रिकॉल करेंगे, और 10th क्लास के जो प्रॉपर्टीज, जो प्रूफ आपके सिलेबस में है, उन पर डिस्कशन करते हैं, और फिर देखते हैं कि उन प्रॉपर्टीज और प्रीवियस 9th क्लास के प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आपके दो प्रॉपर्टीज है और दो ही प्रॉपर्टीज पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करना। तो सर्कल चैप्टर में जिस पॉइंट को लेके, क्योंकि देखिए अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। 9th क्लास में सर्कल चैप्टर ज्योमेट्रिकली कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, इन सबको लेके एंगल मेड बाय द आर्क एट सेंटर, देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे करके काफी सारे प्रॉपर्टीज 9th क्लास में आपको स्टडी करवाए गए थे। लेकिन 10th क्लास में सर्किल के जिस ज्योमेट्रिकल पॉइंट को स्टडी करना है उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से अपने करते हैं। तो सर्किल का बेसिक पॉइंट सबको पता है, दैट इफ इन अ प्लेन all the points are at a fixed distance from a point. If in a plane all the points in the plane are at fixed distance. Suppose that यहाँ पे कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट इस पॉइंट O से जितने डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए होगा, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए होगा। तो कितने भी पॉइंट ले लो आप इस प्लेन पे, अगर उन सारे पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है, so all the points will form an closed figure that is called circle. Definition कोई नहीं पूछेगा, ये आपके सर्किल का बेसिक पॉइंट होता है। And that fixed point is called center of the circle, जिसको स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में O से रिप्रेजेंट करते हैं। That fixed point is called center of the circle, and the distance of that fixed point from any point on the boundary of the circle, that is called radius of the circle. Is it clear? तो ये हो गया बेसिकली। सर्किल को काफी बार रिप्रेजेंट करने के तरीके में इस तरीके से लिखा जाता है। कई बच्चे इसको जीरो रीड करते हैं, ये जीरो नहीं है, ये सर्किल का सेंटर दैट इज पॉइंट O एंड रेडियस इज R, सो दैट इज रिटन एज C ब्रैकेट O कॉमा, जैसे ट्राइंगल का सिंबल ये होता है वैसे सर्किल को एक्सप्रेस C ब्रैकेट O कॉमा R से करते हैं। तो यहाँ पे अपने को बेसिकली सीखना क्या है, यहाँ पे अपने को सर्किल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में मेन पॉइंट ये सीखना होता है कि जब कोई लाइन आप ड्रॉ करते हैं, जब भी आप सर्किल में कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है और उस पॉसिबिलिटीज पे उस लाइन को क्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट फिगर कि अगर आपका कोई सर्किल है, और थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा बेटा कि सर्किल इसी तरीके से बनेगा क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर प्रैक्टिस चाहिए तब ऐसे बनते हैं। तो ये अगर आपका कोई लाइन है, सपोज दैट ये अगर आपके पास में कोई लाइन है जो इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो क्लियर पता चल रहा है कि जो सर्किल आपने रिप्रेजेंट किया और जो लाइन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उनमें आपस में कोई भी इंटरसेक्शन, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सिंपल सी बात है, सर्किल के रिस्पेक्ट में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बहुत तरीके से बना रहा हूं, देखिएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है। तो इस कंडीशन में जब आप इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो क्लियर पता चल रहा है दैट लाइन दैट विच वी आर ड्रॉइंग इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट 2 पॉइंट। तो यहां पे लाइन सर्किल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्किल। इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, और अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सर्किल को एट अ टाइम 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कभी भी कट नहीं कर सकता। एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन एक सर्किल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। दिस वन इज नो वन नॉट there is a common point between this line and the circle, so this one is called non intersecting lines. One more point is that the possibility is that if we draw a line and that line is just passing through the one point of the circle, easily you can observe that in this figure कि ये जो सर्किल आपने ड्रॉ किया है, ये जो सर्किल आपने ड्रॉ किया है, इस सर्किल में ये क्लियरली विजिबल है क्या, दैट द लाइन व्हिच वी आर ड्रॉइंग इज ओनली द इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट। तो अगर वो सर्किल को सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गए, आगे तो जा नहीं सकता। 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने का मतलब ये हो गया दैट लाइन टचिंग द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट। क्योंकि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन कैसे होता है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन मतलब उस पॉइंट से और कोई दूसरा पॉसिबल कंडीशन नहीं हो सकता उस लाइन को ड्रॉ करने का। सो दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। दिस लाइन, द लाइन व्हिच टचिंग द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट is called tangent of the circle, and that common point where the circle and the line will touch to each other, that point is called point of contact. Make sure the word that we are using here is the point of contact. Okay students, so there is the one possibility is not intersecting line. Then the second possibility is the second of the circle which intersect the circle at 2 distinct points. And after that there is a property of the tangent. How a tangent is defined? A tangent is a line segment which touching the circle at only 1 point, and the point where it touch the circle and the point where the tangent touch the circle is called point of contact. Okay students, so that one is the basic introduction. Now in this chapter, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर क्लास में हर कोई टॉपिक जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे लेके स्टडी किया जाता है। तो 10th क्लास में जो आपका सर्कल चैप्टर है वो आपके इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यस और नो? 10th क्लास में जो टॉपिक अपने को स्टडी करना है वो आपके इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, दैट इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो टेंजेंट्स के बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, कुछ बेसिक्स पॉइंट डिस्कस करते हैं ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई भी फिलअप क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे सो दैट यू कैन इजीली गिव योर आंसर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ मेनी पॉइंट इज कॉमन बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ सर्कल। एक सर्किल और एक टेंजेंट के बीच में कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? देयर इज ओनली 1 पॉइंट इज कॉमन बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल। टेंजेंट और सर्कल के बीच में मैक्सिमम सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, और टेंजेंट अगर है तो डेफिनेटली 1 पॉइंट कॉमन होगा। अगर टेंजेंट है किसी सर्किल पे तो 1 पॉइंट मिनिमम मैक्सिमम कोई भी कंडीशन हो 1 पॉइंट तो कॉमन होगा, ये कंफर्म है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं या डिस्कशन करूं दैट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल, आप सर्किल पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हो? सो व्हाट विल यू गिव योर आंसर? दैट नंबर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। अगर सिर्फ नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट तो सर इंफिनिटी पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे सर्किल पे कोई भी पॉइंट लेके उससे एक लाइन पास कर दो, फिर एक पॉइंट लो उससे एक लाइन पास कर दो, फिर एक पॉइंट लो उससे एक लाइन पास कर दो। तो सर्किल के किसी भी पॉइंट पे, सर्किल पे कोई भी पॉइंट लेके उससे अगर एक लाइन को पास करते हैं सो दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्किल। यस और नो? दैट्स व्हाई अ सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। एक सर्किल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्किल, फॉर अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्किल, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई पॉइंट गिवन है, फॉर एग्जांपल पॉइंट P, एंड नाउ क्वेश्चन इज दैट फॉर अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्किल
for a given point on the circle, how many tangents can be drawn? So you will write the number of tangents can be drawn is only one. Only one tangent can be drawn. Is it clear? Now suppose that next question is that number of tangents can be infinite. Number of tangent at a given point on the circle, there is only one tangent is possible. Now suppose that the question is, if any point is outside the circle, अगर कोई point circle के बाहर है, then how many tangents can be drawn to that point? अगर कोई point circle के बाहर हो गया, एक तो possibility ये है, और एक possibility ये है, if any point is inside the circle. So how will you give your answer and how will you justify your answer? So if any point is inside the circle, तो अंदर की साइड में अगर पॉइंट है तो उससे कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करोगे, so that is always a second to the circle. क्योंकि उस पॉइंट से जो भी लाइन आप ड्रॉ करके उसको एक्सटेंड करते हो, इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करके अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे, so definitely that will intersect the circle at the 2 point. ये तो आपका पॉइंट P है, लेकिन वो एक्सटेंड करने पे सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, so that will be a second of the circle. Sorry, a second to the circle. वो लाइन सेगमेंट उस सर्किल पे सेकंड होता है. Now the question is, if a point is outside the circle. अब आउटसाइड द सर्किल में प्रॉब्लम क्या होती है? स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर यहाँ पे भी जब लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे तो वो सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से भी करेंगे 2 पॉइंट, यहाँ से भी करेंगे 2 पॉइंट, तो थोड़ा सा एंगल को चेंज करके समझिए ना. जरूर थोड़ी कि ऐसे या इस तरीके से ड्रॉ करना है, थोड़ा सा एंगल को और एक्सटेंड कीजिए. तो थोड़ा सा अगर एंगल को और एक्सटेंड करते हैं तब आप इस बात को समझ पाएंगे क्या, दैट इफ एनी पॉइंट इज एक्सटीरियर टू द सर्कल. यहां से देखिएगा पॉइंट, इफ एनी पॉइंट इज एक्सटीरियर टू द सर्कल, सो फ्रॉम दैट पॉइंट दिस वन इज वन टेंजेंट, थोड़ा सा स्लैंट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑन द अदर साइड अगेन देयर इज द अनदर टेंजेंट. यस और नो? सो फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, द पॉइंट वेयर इट टच द सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एंड इफ दैट लाइन टचिंग द सर्कल एट द 2 डिफरेंट पॉइंट्स, सो दैट पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यस और नो? किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से इस टेंजेंट को कितना भी एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सप्रेशन वाइज एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वहीं तक का पॉइंट काम में होता है जहां पे वो एक्सटीरियर पॉइंट सर्किल को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है. क्योंकि जब भी किसी एक्सटीरियर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करोगे वो सर्किल को अगर किसी पॉइंट पे टच करेगा, so that point is called point of contact, and that PA is called length of tangent. PA and PB both expression are called length of tangent. Okay students, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स जो भेजे जाते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे. आपके एनसीईआरटी में कोई सा भी रिफ्रेशर ओपन कीजिए, उनमें सारे ये पॉइंट्स हैं. थ्योरी सब में दे रखी है, लेकिन थ्योरी समझ में नहीं आती जब तक टीचर एक्सप्लेन नहीं करता बोर्ड पे के प्रॉपर्टीज पे कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है. तो समझ में आ रहा है? if any point is given at on the circle, so there is only one tangent. If that point is inside the circle, no tangent but second can be drawn. And any point on the outside of the circle, अगर कोई पॉइंट सर्किल के आउटसाइड है तो how many tangents can be drawn? We can draw the 2 tangent to the circle. From an exterior point, how many tangents we can draw? 2 tangents. Okay? And that P to A, PA and PB are called length of tangent. इस तरीके से जब डायग्राम बनता है, जैसे यहाँ पे P पॉइंट से जो A और B है, यहाँ पे AB को तो बोलते हैं टेंजेंट, AB को क्या बोलते हैं? टेंजेंट. लेकिन इसी पॉइंट A से जो P पॉइंट तक का डिस्टेंस है, A पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का, B पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का, that is called length of tangent. तो length of tangent और tangent वर्ड में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि tangent तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके किसी भी दूसरे पॉइंट तक उसको एंड कर सकते हो, लेकिन लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक के डिस्टेंस को बोलते हैं. ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा किसको बोलते हैं? किसी भी पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो लेंथ होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो सेकंड समझ में आ गया, टेंजेंट समझ में आ गया, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, अलग अलग पोजीशंस, उन पे डिस्कशन कर लिया कि ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है. यस और नो? जनरल बेसिक chord of the circle, any point on the any 2 points on the circle when they are joining with the line segment, that is called chord of the circle. And if that chord is passing through the center, ये सारे आपके 9 के पॉइंट है. If any chord is passing through the center, so that is called diameter of the circle. If any chord is passing through the center, so that chord is known as the diameter of the
सर्किल। और बाकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है जो क्लास 9th में आपने स्टडी किया था वो वापस से क्लास 10th की किसी न किसी क्वेश्चंस में यूज्ड होता है। तो आज बात करते हैं चैप्टर्स के बेसिक्स थ्योरम्स पे जो क्लास 10th में इंट्रोड्यूस होते हैं। सो एनसीईआरटी थ्योरम नंबर 10.1। एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 10.1 का पहले मैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद मतलब पहले फिगर के थ्रू स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं, फिर स्टेटमेंट को लिखेंगे, फिर उसको प्रूफ करना समझेंगे कि कैसे करते हैं। सो लेट्स ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व हियर। और इस थ्योरम को भी प्रूफ करने में प्रॉपर्टी 9 क्लास के काम में आता है। एक जनरल प्रॉपर्टी में बात करते हैं, फिर थ्योरम्स पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक सिंपल बात डिस्कशन करते हैं दैट इफ वी हैव अ लाइन AB, अगर आपके पास में कोई लाइन AB है एंड इफ वी हैव अ पॉइंट P दैट इज नॉट ऑन द लाइन AB, अगर आपके पास में कोई लाइन AB है और अगर आपके पास में कोई पॉइंट P है जो कि उस लाइन AB पे लाइन नहीं कर रहा, सो व्हाट द पॉइंट that from this point P on this point AB, how many line segment we can draw? The number of line segment that we can draw are the infinity. उस लाइन AB के अगर किसी पॉइंट के लिए उस पॉइंट P को ज्वाइन करते हैं तो कितने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट। अब इन पॉइंट P में से ये जो लाइन AB के लिए इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट जो लाइन सेगमेंट है, इनमें से डेफिनेटली कोई एक लाइन सेगमेंट आपका ऐसा होगा जो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे एंगल क्या बनाएगा? 90। Am I right? ऐसा होता है ना प्रैक्टिकली कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के लिए, किसी पॉइंट से किसी लाइन के लिए जब आप ज्वाइनिंग करके ये इनफाइनाइट बनाते हो तो इन इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट में से कोई एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट ऐसा 100% होगा जो इस लाइन पे राइट एंगल के फॉर्म में होगा। सो दैट इज कॉल्ड PQ परपेंडिकुलर AB। एक पॉइंट से एक लाइन के लिए सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, मोर देन वन परपेंडिकुलर कभी भी पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? द सेकंड पॉइंट इज दैट व्हाई दिस लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर अमंग ऑल द अदर लाइन सेगमेंट। बाकी लाइन सेगमेंट्स के कंपेयर में PQ ही परपेंडिकुलर क्यों हुआ? अब ये नहीं कि PQ परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि Q पे राइट एंगल बन रहा है। Q पे राइट एंगल बनेगा, उसका रीजन क्या है? क्यों इन सभी लाइन सेगमेंट में से PQ का Q पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है, बाकी लाइन सेगमेंट्स राइट एंगल पे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? That reason is because from point P to the point Q, from point P to the point Q, that distance is the shortest distance among all the line segment. That the distance of any point on the line AB from the point P, that distance PQ is the shortest. PQ सबसे shortest distance होता है। अब वो क्यों होता है? तो डिस्टेंस मेजर करके देख लो। P पॉइंट से जितने भी लाइन बना रहे हो अगर उनका डिस्टेंस मेजर करते हो, सो इजीली यू कैन ऑब्जर्व कि वो ही डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होगा जो राइट एंगल पे होगा, और या फिर इसका कन्वर्स कह दो कि जो राइट एंगल पे है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। दोनों बातें अपने आप में वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट टू द वन। अगर शॉर्टेस्ट है तो वो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, और अगर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर है तो वो वहां पे शॉर्टेस्ट होगा। ये दोनों बातें एक दूसरे के पैरेलली रेसिप्रोकल वाइस वर्सा कंडीशंस में वर्क करता है कि पॉइंट किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन सेगमेंट के किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन सेगमेंट्स के लिए जो पॉसिबल डिस्टेंसेस के एक्सप्रेशन होते हैं उन सभी डिस्टेंसेस में से जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो राइट एंगल होता है, या किसी भी पॉइंट से अगर आपके राइट एंगल पे कोई लाइन है तो वो उस पॉइंट के लिए वो उस लाइन सेगमेंट के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अब डिस्कशन क्या करना है सर्किल चैप्टर के अंदर कि सर्किल चैप्टर में आपने जैसे पहले ही ये कंफर्मेशन कर लिया कि सर्किल चैप्टर में जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपके टेंजेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंडीशन क्या लेके चलते हैं कि सर्किल के अंदर अगर आपके पास में सर्किल में अगर आपके पास में किसी गिवन पॉइंट पे कोई टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल आप पॉइंट P पे कोई आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, दैट इज द टेंजेंट नेम AB एट पॉइंट P ऑन द सर्किल। पॉइंट P आपका सर्किल पे है, तो पॉइंट P से अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया AB, सो दैट AB इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। AB is called tangent to the circle at point of contact P. Now, what the condition? The statement is that when this point of contact P is joined to the center, the statement is when this point of contact P is joined to the center of the circle. जब आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हो
तो सेंटर से किसी भी पॉइंट का, सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। सेंटर से कि सर्किल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर दैट द radius is perpendicular to the tangent. Listen carefully. The radius is perpendicular to the tangent of the circle at a point of contact. आपको क्या प्रूफ करना है? The radius is perpendicular to the tangent at the point of contact of a circle is right angle. perpendicular प्रूफ करना है मतलब right angle प्रूफ करना है. क्लियर? तो ये जो आपके सामने O से P रेडियस है, इस रेडियस को आपको इस टेंजेंट के, सर्किल के इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के लिए क्या प्रूफ करके बताना है? परपेंडिकुलर प्रूफ करके बताना है. सो एवरीवन राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम 10.1. प्रूव दैट the radius is perpendicular to the tangent. Prove that the radius is perpendicular to the tangent of a circle. Prove that the radius is perpendicular to the tangent of a circle at point of contact. Okay? Prove that the radius is perpendicular to the tangent of a circle at point of contact. ध्यान रखिएगा, टेंजेंट के किस पॉइंट पे? टेंजेंट पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन टेंजेंट्स की किस पॉइंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका वो पॉइंट है दैट इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन द सर्किल एंड द टेंजेंट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज दैट पॉइंट व्हिच इज कॉमन बिटवीन द सर्किल एंड द टेंजेंट. सो फर्स्ट राइट गिवन. अब देखिए इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. तो अभी जस्ट इस थ्योरम से पहले मैंने परपेंडिकुलर के लिए आपको समझाया था कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर कब होता है? जब वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है. तो अभी इसमें बात करेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट कैसे करते हैं. तो गिवन में सबसे पहले AB is a tangent to the tangent of a circle. AB is a tangent to the circle. AB is a tangent to the circle at point of contact. Which point? AB is a tangent. AB आपका टेंजेंट है किस पे? AB is a tangent to the circle at point of contact P. Okay students, point of contact P पे AB आपका सर्किल का क्या है? टेंजेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपको? रिजल्ट OP परपेंडिकुलर AB. प्रूव आपको क्या करना है? OP जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पॉइंट. कंस्ट्रक्शन पॉइंट क्या है पहले समझ लीजिए. कंस्ट्रक्शन पॉइंट आपका ये है दैट वी हैव टू टेक एनी पॉइंट. क्योंकि देखिए विदाउट कंपैरिजन आप कैसे कहेंगे? परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको OP को सबसे शॉर्टेस्ट प्रूफ करना होगा. पॉइंट A से AB टेंजेंट के किसी भी पॉइंट के लिए सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट कौन सा होना चाहिए? OP होना चाहिए. लेकिन OP के सबसे शॉर्टेस्ट होने के लिए एटलीस्ट आपको OP को किसी एक से तो कंपेयर करके बताना होगा ना. ऐसा थोड़ी कि अपने आप से OP को शॉर्टेस्ट मान लेंगे. सो टू मेक दिस कंपैरिजन, टू अप्लाई दैट कंपैरिजन, आई एम टेकिंग एनी पॉइंट Q on the tangent AB other than point of contact P. We will take a point Q and such that the OQ intersects circle at point R. Okay, so write the construction. Take a point Q on tangent AB. Take a point Q on tangent AB. Join, इसको ज्वाइन करना है OQ such that, join OQ such that it intersect the circle at point R. ओके बेटा, आपको एक पॉइंट Q लेना है टेंजेंट AB पे और OQ को ज्वाइन करना है such that it intersect the circle at point R. अब बात करते हैं प्रूफ पे कि कैसे कंपैरिजन करता है कि OP सबसे शॉर्टेस्ट होता है. उसको लिखेंगे कैसे वो देखिए. सबसे पहले ये से स्टार्ट करते हैं. सिंस
OP is equal to OQ, sorry, OP is equal to OR, radii of circle. Yes or no? OP is equal to OR है, radii of the circle है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, उसके बाद में क्या लिखेंगे, अब जो OP है वो आपका लेस देन होगा, कंपैरिजन देखिएगा, O से P तक P आपका पॉइंट सर्किल पे है और Q पॉइंट आपका सर्किल के बाहर से, पर टेंजेंट को मत कंसीडर कीजिए, आप सिर्फ इस पॉइंट को कंसीडर कीजिए कि पॉइंट P आपका सर्किल पे है और पॉइंट Q आपका सर्किल का आउटर पार्ट है, यस और नो? तो OP जो है वो लेस देन होगा किससे? OP इज लेस देन कंपेयर टू OR प्लस OQ. Am I right or wrong? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? OP इज इक्वल टू OR है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल. अब OP जो है वो लेस देन है किससे? OR प्लस OQ से. Am I right? क्योंकि O से लेकर Q पॉइंट आपका सर्किल से बाहर है, तो डेफिनेटली वो OP जो है वो लेस देन होगा OR प्लस RQ से. अब क्योंकि OP और OR तो आपस में इक्वली है, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो OP है वो लेस देन रहेगा किससे? OQ से. इनइक्वालिटी समझ में आ रही है? जब OP ऑलरेडी लेस देन है OR प्लस OQ से, और OP और OR अगर आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली OP का वैल्यू लेस देन होगा किससे? OQ से. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए, अगर ये फिक्स हो गया कि OP का वैल्यू लेस देन है किससे? OQ से, तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कि अदर देन Q अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं AB टेंजेंट पे अदर देन P, जैसे भी Q लिया, Q के अलावा इस पूरे लाइन सेगमेंट में अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं और उस पॉइंट को वन बाय वन अगर सेंटर से ज्वाइन करता हूं, तो वो हमेशा पॉइंट सर्किल के बाहर होगा. सर्किल के बाहर होगा तो OP जो सर्किल का रेडियस है वो वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगा कंपेयर टू दैट लाइन सेगमेंट. यस और नो? तो OP लेस देन OQ का मतलब क्या हो गया? Thus OP is the shortest line segment. ये लिखे लैंग्वेज में बेटा. 10 इसका मतलब क्या है? एक कंपैरिजन है तो बाकी सारे कंपैरिजन यही है, तो इसका मतलब ये हो गया 10 OP is the shortest line segment among all the line segment. OP is the shortest line segment among all the line segment joining point O to any point, joining point O to any point on tangent AB. Yes or no? देखिए ये कंपैरिजन आपको ये बताता है कि जो OP है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है. क्यों है सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट? क्योंकि उसमें आपने रीजन बता दिया कि OP लेस देन OQ है. तो OP को अगर आप किसी भी पॉइंट लेके अगर उसको कंपेयर करोगे तो पॉइंट P सर्किल पे है, बाकी सारे पॉइंट सर्किल से बाहर है, तो हर बार शॉर्टेस्ट कौन आएगा? OP आएगा. तो ये बार बार कंपैरिजन थोड़ी करेंगे, तो एक बार कंपैरिजन करके बता दिया. अब ये लिख दिया कंडीशन क्या? OP is the shortest line segment among all the line segment joining the point O, जो कि पॉइंट O को ज्वाइन करेगा किससे? To any point on tangent AB. अगर टेंजेंट AB पे अगर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हो तो वो सारे पॉइंट सर्किल के बाहर है, और सारे पॉइंट सर्किल के बाहर, इसका मतलब जो OP है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है. उसके बाद में लाइन लिखिए, we know that, और अभी भी आपने लास्ट इस थ्योरम के स्टार्ट करने से पहले क्या सीखा था कि जो भी सबसे शॉर्टेस्ट होता है वो हमेशा उस लाइन पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. तो बस वही लिखना है, we know that among all the line segment, we know that among all the line segment the shortest one is, among all the line segment the shortest one is perpendicular to that line. ओके बेटा, आपको एक जनरल स्टेटमेंट लिखना है क्या? We know that among all the line segment the shortest one is perpendicular to that line. किसी भी पॉइंट के लिए अगर किसी लाइन के लिए आप लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हो तो जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस लाइन के लिए. तो वो अगर परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? Hence OP जो आपका सबसे शॉर्टेस्ट है वो आपका उस लाइन, कौन सा लाइन? जो अभी फिलहाल टेंजेंट AB है, that OP is perpendicular to AB, hence proved. सिंपल तरीके से लैंग्वेज लिखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, जनरल प्रॉपर्टी है जो आपको एज ए कंडीशन यूज करना है. तो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है,
कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया, ताकि आप ओपी को एटलीस्ट वन टाइम कंपेयर करके बता सके कि ओपी शॉर्टर है कंपेयर टू द एनी अदर लाइन सेगमेंट। फिर जो प्रॉपर्टी आपको पता है शॉर्टेस्ट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट होता है वो क्यों है वो आपने बता दिया। उसके बाद जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है उस लाइन के लिए। सो फाइनली वी प्रूव दैट OP is perpendicular to the AB. So in the next time, whenever there is a tangent, listen carefully. Whenever there is a tangent, always there will be a point of contact. Am I right or wrong? जब भी कोई टेंजेंट होगा तो डेफिनेटली अगर टेंजेंट है तो उस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, और टेंजेंट अगर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है तो सेंटर भी होगा, क्योंकि टेंजेंट ऐसे अपने आप से तो ड्रॉ हो नहीं सकता। ट्राइंगल पे तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता है, टेंजेंट किस पे ड्रॉ होता है, सर्किल पे ड्रॉ होता है। तो सर्किल है, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस है, तो बस क्या बात बनेगी, रेडियस उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट के साथ है that will be the make an angle of 90 degree, that is called radius is perpendicular to the tangent at the point of contact of the circle. Is it clear? So that is the theorem number 10.1. एक next बहुत सिंपल सा theorem डिस्कस करते हैं, theorem number 10.2. What the theorem number 10.2, how it will work और इसके conditions को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले एक important बात कि जैसे ही आप थ्योरम 10.2 पे आएंगे तो आपको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो रिक्वायर्ड होगा कि दो ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के रूल कौन से होते हैं। शायद आप लोगों को याद हो 9th क्लास से SAS, ASA, RHS, SSS, तो उनमें से किसी एक रूल को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। देखिए कैसे और क्यों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका ये है कि अभी बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया था, इफ एनी पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल ऑन द सर्किल वन टेंजेंट, उसका प्रॉपर्टी देख लिया कि रेडियस परपेंडिकुलर है उसमें। इनसाइड द सर्किल अगर पॉइंट है, इनसाइड द सर्किल अगर कोई पॉइंट है, देयर इज नो पॉसिबल टेंजेंट। आउटसाइड द सर्किल इफ देयर इज एनी पॉइंट, हाउ मेनी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, 2 लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। तो इजी तरीके से अगर आप इस पॉइंट P से इस तरीके से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस डायरेक्शन में भी और अगर अदर डायरेक्शन में भी अगर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो, सो फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A एंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट B, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम एनी एक्सटीरियर पॉइंट हाउ मेनी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, 2 tangents, that one is PA and one is PB. So in this theorem what we have to prove, write the condition, prove that the length of tangent drawn from an external point, prove that the length of tangent drawn from an external point to the circle, the length of tangent drawn from an external point to the circle are equal. Yes, the length, prove that the length of tangent drawn from an external point to the circle. किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्किल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, then what we have to prove that the length of tangents are equal. So given में क्या होगा, थ्योरम है तो PA and PB are length of tangent from external point. Which one is the external point? P. P and PB are the length of tangent from an external point P. To prove, जो प्रूफ करना है वो तो बहुत सिंपल दिख रहा है आपको, that these 2 length of tangents are equal. Construction. अब अभी आपको पता है कि प्रीवियस थ्योरम जो परपेंडिकुलर प्रूफ किया गया था वो तो किस बेसिस पे प्रूफ किया गया था, शॉर्टेस्ट लाइन के प्रोसीजर से आपने प्रूफ कर दिया। लेकिन अब इस प्रॉपर्टी को अगर प्रूफ करना है तो जो आपका सेंटर ऑफ द सर्किल है, क्लियरली आपको पता है कि जब इस सेंटर ऑफ सर्किल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है, तो अगर आप इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और अगर आप इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B को ज्वाइन करते हो तो क्या कंडीशन बनेगा, डेफिनेटली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो रेडियस के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90, क्या एंगल बनाएगा 90, एंड एज ए कंस्ट्रक्शन आपको PO को भी ज्वाइन करना है। तो आपको ज्वाइन क्या करना हो गया, ज्वाइन OA, OB एंड OP,
इज इट क्लियर? प्रूफ के अंदर, और प्रूफ के अंदर क्या कंडीशंस है? सबसे पहले देखिएगा, सिंस अपने डायरेक्टली ये लिखेंगे OA परपेंडिकुलर PA। अब इसके लिए मैंने एग्जाम ब्रैकेट में लिखा थ्योरम 10.1। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में हमें भी ऐसे ही लिखना है क्या? क्लियर सुन लेना, नहीं लिखना होता है। मैंने नंबरिंग इसलिए लिखा है ताकि आप खुद उस प्रॉपर्टी को लिखे, जितनी बार आप लिखेंगे आपका प्रैक्टिस अच्छे से होगा। सो व्हाट वी विल राइट इनसाइड द ब्रैकेट, the length radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। आप इतना लिख दीजिए ब्रैकेट में OA परपेंडिकुलर PA। क्यों है OA परपेंडिकुलर PA पे? radius is perpendicular to the tangent at point of contact। again I am repeating, radius is perpendicular to the tangent at point of contact। तो OA अगर परपेंडिकुलर है PA पे तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स परपेंडिकुलर का मतलब एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक बार फिर से अगेन करके मैंने लिखा OB परपेंडिकुलर PB, तो इसके लिए भी वही रीजन है। तो यहाँ पे चाहे वापस से आप रिपीट करें नहीं करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो OB अगर परपेंडिकुलर हो गया इसका मतलब एंगल PBOB कितना हो गया? 90। OA और OB दोनों आपके रेडियस है, ध्यान से समझिएगा कॉन्ग्रुएंसी। इसीलिए मैंने थ्योरम स्टार्ट होने से पहले ही आपको बोल दिया कि ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल काम आएगा। क्यों? रेडियस इक्वल है, PO आपका कॉमन हो गया, सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाय CPCT वी विल राइट PA इज इक्वल टू PB। तो देखिए 9th क्लास में कहा ट्रायंगल्स चैप्टर की कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी, 10th में सर्किल में आके काम आ रहा है। 9th में भी सर्कल्स में थ्योरम्स आपके कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड होते थे, यहाँ पे भी सर्किल आपके कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड थ्योरम्स प्रूफ हो रहे हैं। सो व्हाट वी विल राइट now in triangle, the first one triangle name is PAO and the second triangle name is PBO, right angle hypotenuse side। तो सबसे पहले राइट एंगल को लिख देते हैं, एंगल PAO is equal to एंगल PBO 90 डिग्री राइट एंगल। हाइपोटेनियस में आपका OP इक्वल टू OP जो आपने एज ए कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया है वो राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, वो कॉमन है, तो OP इज इक्वल टू OP हो गया। एंड नेक्स्ट आई एम राइटिंग हियर OA इज इक्वल टू OB। जो ट्रायंगल का तो साइड है लेकिन वो इक्वल क्यों है? बिकॉज दिस वन आर द रेडियाई ऑफ द सर्किल। रेडियस जब होता है तो उसको रेडियाई करके लिखा जाता है, रेडियाई RADII, रेडियाई ऑफ सर्किल। सो एज फार एज वी विल प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स, सो आई एम राइटिंग हियर, सो ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PAO congruent triangle PBO, yes or no? PAO congruent triangle PBO, and as far as we write congruent triangle PBO, therefore I will write PA is equal to PB by which property? CPCT, and by CPCT we prove this condition that length of tangent from an external point to the circle, length of tangent from an external point to the circle are equal। Is it clear to everyone? तो थ्योरम्स का प्रूफ बहुत इजी है एग्जाम के अंदर, जस्ट कंस्ट्रक्शन याद रखना है थ्योरम 10.1 का यहाँ पे यूज करते हुए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, CPCT से PA इज इक्वल टू PB। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो ध्यान है, जो थोड़ा सा आपका माइंड है, वो मैं दूसरे पॉइंट्स पे भी लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि थ्योरम्स का प्रूफ तो ये हो गया, बट आई नो दैट द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन एंड द प्रॉपर्टीज दैट बीइंग आर यूज्ड इन द क्वेश्चन। क्योंकि मेरे को पता है जिन क्वेश्चंस पे अपने को आगे चल के डील करना है उन क्वेश्चंस में बेसिक्स प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने का तरीका क्या है, तो उनके कॉन्सेप्ट्स मैं यहीं पे इसी टाइम पे क्लियर कर देता हूं, समझ लीजिएगा। देखिए बेटा, आप सबको ये बात मालूम है, whenever we prove the two triangles congruent, only 3 parts we require। congruent प्रूफ करने में 3 पार्ट चाहिए, फिर 3 पार्ट्स और बचते हैं क्योंकि टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो 3 पार्ट्स का आपने यूज करके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, 4th पार्ट आपने CPCT से थ्योरम्स के प्रूफ के लिए बात कर दी। अब बचते हैं 2 और पार्ट, तो ध्यान से देखिए इधर PA और PB आपने इक्वल बता दिया फर्स्ट प्रूफ करके, ये आपका इक्वल था रेडियस, ये आपका कॉमन, तीनों साइड पे काम हो गया। राइट एंगल इक्वल, ये आपने यूज कर लिया। अब पीछे बचते हैं 2 CPCT प्रॉपर्टी और उनको कैसे समझना है। थ्योरम्स पे कोई डिस्कशन नहीं है, थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चंस में काम में आएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल PBO अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट तो आपने RHS से किया है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं और आगे किसी क्वेश्चन में इनको कॉन्ग्रुएंट करना है तब ये RHS के अलावा SSS से भी हो सकता है कॉन्ग्रुएंट।
थ्योरम्स में अगर प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट तब तो सिर्फ एक ही रूल है RHS। लेकिन सपोज दैट कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे फिर ऐसे ट्राइंगल पेयर बनते हैं और उनको अगर आपको कॉन्ग्रुएंट करना हो तो उनको कॉन्ग्रुएंट करने में आप डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, PA इक्वल टू PB, OA इक्वल टू OB, PO कॉमन फॉर एग्जांपल। तो RHS भी है, SAS भी है, SSS भी है, किसी भी रूल से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी रूल से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे CPCT से आपका 1 और 2 इक्वल होगा और CPCT से ही आपका एंगल नंबर 3 विच इज फॉर्मिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक्सटर्नल पॉइंट आपका P है, तो एक्सटीरियर पॉइंट P से जब आप एक्सटीरियर पॉइंट P को जब सेंटर से ज्वाइन करते हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्सटीरियर पॉइंट P को जब भी आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट P को जब भी आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो ये जो आपका लाइन PO है, that line PO will bisect the angle forming at the external point as well as the angle forming by the radius joining the point of contact। क्योंकि देखिए इधर 1 और 2 इक्वल CPCT से, 3 और 4 इक्वल भी CPCT से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो PO आपका लाइन है वो PO लाइन एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है बिटवीन टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है बिटवीन टेंजेंट वो आपस में इक्वल है और रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनता है दैट इज आल्सो इक्वल, दैट इज आल्सो बाइसेक्टिंग। तो 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। इसके बाद में कंडीशन, ट्राइंगल PAO आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल PBOB आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की राइट एंगल प्रॉपर्टी दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, वो किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज की, वो सारी बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सो वी कैन गो फॉर द पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी दो में रिलेशन चाहिए, दो दे रखे हैं, तीसरे में वैल्यू कैलकुलेट करना है, या दो के रिलेशन दे रखे हैं, किसी थर्ड को कैलकुलेट करना है, सो वी कैन गो फॉर द पाइथागोरस थ्योरम दैट इज h square is equal to b square plus p square. So for this right angle at point A, PO is the hypotenuse and PA and OA are as a base at the perpendicular. One most important property जो मैक्सिमम बच्चों को एग्जाम में पता ही नहीं चलता। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर सपोज दैट आपके पास में तीन साइड्स हैं, तीन साइड्स में से एक आपका रेडियस है, एक आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है और एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है। इन तीन में से अगर कोई भी एक लेंथ गिवन है और एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बिटवीन टेंजेंट बन रहा है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर पे ज्वाइन करने पे जो एंगल बन रहा है, अगर इनमें से कोई भी एक एंगल गिवन होता है, ध्यान से सुनिएगा कंडीशन, अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे जो टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है वो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सेंटर पे ज्वाइन करने पे जो एंगल बन रहा है वो, अगर उनमें से कोई भी एक वैल्यू गिवन है तो कॉन्ग्रुएंट करके आप उनको बाइसेक्ट करवा देंगे, CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो ये जैसे ही एंगल आपका बाइसेक्ट होगा, सपोज दैट ये 60 है, तो ये 60 होने का मतलब एंगल 1 कितना हुआ, 30 हुआ। अब ये अगर 60 है तो सपोज दैट यहाँ पे 120 दे दिया, यहाँ पे 120, तो ये 60 हो गया। तो कोई भी अगर एक एंगल आपको मालूम है और इन तीन में से कोई भी अगर एक लेंथ आपको मालूम है तो अदर साइड्स, अदर लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैसे, राइट एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होता है। जिस पॉइंट पे एंगल कंस्ट्रक्ट होता है, अब ये राइट एंगल है तो ये तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और द एडजेसेंट साइड टू द एंगल, जो एंगल का एडजेसेंट साइड है वो तो आपका होता है बेस, और जो अदर साइड है वो आपका होता है परपेंडिकुलर। तो इस एंगल 1 के लिए PA आपका बेस हो जाएगा, OA आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस एंगल 3 के वैल्यू के लिए OA आपका बेस है और PA आपका परपेंडिकुलर है और OP आपका हाइपोटेन्यूस है। तो यहां से आपको पाइथागोरस थ्योरम के अलावा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल कंडीशन किसी पॉइंट पे गिवन है P या O पे, सो दैट इन दैट क्वेश्चन वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ सेंटर पे ज्वाइन करने पे एंगल बाइसेक्टर, then after trigonometric ratios, Pythagoras theorem, all these properties we have to use in the questions. So in the next class we will start with the basics questions of this chapter and then we will go on the higher one. Take care. Thank you students.